Students, in previous video we started the Mughal Empire, chapter 4 of history. That time I studied about Babur, Humayun, Sur Empire and Akbar. Today we start Jahangir. Jahangir was the son of Akbar. After the death of Akbar, he ascended the throne in 1605 CE. Jahangir's reign was however marked by several revolts. जहांगीर के समय में कई रिवॉल्ट्स हुए थे. गुरु अर्जन देव वॉज मार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस एलिनेटिंग द सिख कम्युनिटी. अर्जुन देव जो थे वो शहीद हो गए थे और इसकी वजह से सिख कम्युनिटी जहांगीर से काफ़ी नाराज़ थी. इवन जहांगीर सन प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, उसने भी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था. जहांगीर रॉट हिज ओन बायोग्राफी नॉन एज तुझके Jahangir. Noorjahan. Noorjahan was the wife of Jahangir. In 1611 CE, Jahangir married Mehrunisa, the widow of Sher Afghan Jahagirdar of Bengal. He made her his chief queen. उन्होंने उसको अपनी chief queen बना दिया था with the title of Noorjahan. She acquired tremendous power and influence over the king, exerted her authority in all matters of administration, appointed her relatives and favorites to high position. नूरजहाँ जो थी उन्होंने ज़बरदस्त पावर अपने हाथ में ले ली थी, या यूँ कह सकते हैं हम कि उन्होंने सारी जो पावर है शासन की वो अपने हाथों में ले ली थी. और इसके साथ ही अपनी अथॉरिटी को बनाने के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सभी मैटर्स पे अपनी अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए जो भी हाई पोजीशन के पोस्ट थी उस पर अपने रिलेटिव्स को या अपने पसंदीदा लोगों को उसने अपॉइंट कर दिया था. रिलेशन विद द यूरोपियंस. जहांगीर के रिलेशंस कैसे थे यूरोपियंस? वेरियस यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग जहांगीर्स राइम. द चीफ अमंग दैम वर विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉ. विलियम हॉकिंस वॉज अ इमिसरी ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट. इमिसरी का मतलब होता है राजदूत, जो किंग के दूत बन के आए थे of England. He remained in India for 3 years. Sir Thomas Roy came to India in 1615. He succeeded in obtaining trade permission. Sir Thomas Roy ने परमिशन ले ली थी भारत में व्यापार करने की. He got concession with India for the British traders, और इसके साथ ही विशेष छूट भी ले ली ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए. He also got the permission to set up a factory at सूरत, और उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन भी ले ली सूरत में. नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो हैं शाहजहाँ. शाहजहाँ बिकेम द रूलर इन 1627. मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहाँ. डेक्कन में इनका जो कैंपेन था वो लगातार चलता रहा. ही लेड वेरियस कैंपेन्स अगेंस्ट द 3 डेक्कन स्टेट्स. उन्होंने कई डेक्कन स्टेट्स में, जिसमें Ahmednagar was taken in 1633, Bijapur was submitted in 1636 and Golconda in 1665. He built a new city called the Shahjahanabad in Delhi. In 1657 to 58, there was conflict over succession amongst Shahjahan's son. उसने काफ़ी कैंपेन भी किए डेक्कन में, उसने विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन 57 और 58 के बीच में उसके जो थ्रोन था उसके सक्सेशन के लिए, मतलब उत्तराधिकारी के लिए उनके पुत्रों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया. औरंगजेब वॉज द विक्टोरियस, और इसमें विजय प्राप्त की औरंगजेब ने. इसमें उन्होंने अपने 3 जो ब्रदर्स थे उनको हरा दिया था. दारा शिकाऊ को भी हरा दिया था. दारा शिकाऊ को उन्होंने मार दिया था. शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजन, और उस औरंगजेब ने क्या किया, ये जो सक्सेशन की जो वॉर थी उसमें जीतने के बाद दारा शिकोह को तो मार दिया, साथ ही शाहजहाँ जो थे उनको भी इम्प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया. आगरा की जेल में डाल दिया और लास्ट टाइम तक वो उसी में रहे. ही डाइड एट द एज ऑफ 74 इन 1666. तो शाहजहाँ 1666 में उनकी डेथ हो गई. औरंगजेब. इन 1657 CE अ वार ऑफ सक्सेशन स्टार्टेड ड्यू टू द इलनेस ऑफ शाहजहाँ. हमने अभी पढ़ा कि शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनमें बीच में सक्सेशन को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर कि कौन गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर युद्ध शुरू हुआ और उसमें औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी. औरंगजेब पॉजेस्ड
an empire that extended from Ghazni to Bengal and from Kashmir to Deccan. औरंगजेब ने अपना साम्राज्य काफ़ी फैला दिया था. उसने गजनी से लेकर बंगाल तक अपना एरिया था, वहीं कश्मीर से लेकर डेक्कन तक उसने अपना एरिया बना लिया था. बट ही वॉज अ रिलीजियस फैनेटिक. रिलीजियस फैनेटिक मतलब धार्मिक कट्टर व्यक्ति था. वो कौन था? अपने धर्म के प्रति काफ़ी कट्टर था. ही इंट्रोड्यूस्ड द मच हेटेड जजिया एंड द पिलग्रिमेज टैक्स दैट ऑल हिंदूज नीडेड टू पे टू द स्टेट. उसने जजिया टैक्स लगा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया, मतलब तीर्थ कर भी लगा दिया उसने. ही कैरिड आउट सिस्टमेटिक डिमोलिशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स स्पेशली इन मथुरा. उसने मंदिरों को तोड़ने की, ख़त्म करने की नीति अपनाई, स्पेशली मथुरा में. एंड इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, और उसके साथ ही उसने लैंड रेवेन्यू भी बढ़ा दिया. 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जितना भी प्रोडक्शन और उसका 1/2 उनको रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था. इन द राइन टू सप्रेस द पीजेंट्स एंड हिंदू स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द एरिया. कहाँ पर उसने ये बढ़ा दिया? जहाँ पर कि किसानों के जो कह सकते हैं पावर को दबाने के लिए. दूसरा ही जहाँ पर हिंदू एरिया ज़्यादा था, हिंदू लोगों का एरिया ज़्यादा था, या हिंदू लोग जहाँ पर ज़्यादा रहते थे, वहाँ पर उसने लैंड रेवेन्यू टैक्स बढ़ा दिया. But his religious and Deccan policy proved to be a extreme nature and shocked the ट्रेडिशनल पिलर ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ द मुग़ल एम्पायर. उसकी जो ये रिलीजियस पॉलिसी थी और डेक्कन की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से उसका जो राजपूतों के साथ में जो व्यवहार था वो एक तरीके से जो अकबर के टाइम से काफ़ी मित्रतापूर्ण चला आ रहा था, उसको उसने कमज़ोर कर दिया या तनावपूर्ण कर दिया. The Mughal Rajput relation remained strained between the years 1679 to 81. औरंगजेब मेड पीस विद द राजपूत लेटर ऑन. बाद में उसने उनके साथ पीस भी, शांति भी बना ली. बट द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ अकबर्स एज वॉज लॉस्ट नाउ. पर अकबर के समय में जो विश्वास था वो ख़त्म हो गया था. द राइजिंग मराठाज इन डेक्कन अंडर शिवाजी वर नॉट हैंडल विद द पॉलिटिकल विजडम. औरंगजेब फेस्ड स्टिफ resistance from the Maratha and remained unsuccessful in the subduing the Marathas. औरंगजेब को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, या यूं कहें कि उनको बहुत ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा मराठास के साथ में, और वो अनसक्सेसफुल रहा मराठास को हराने में. तानाजी देखी ना हम सब ने. द सतनामीज, द जाट्स ऑफ मथुरा एंड द सिख्स created further political problem for Aurangzeb. The killing of Guru Tegh Bahadur proved to be a political blunder. It was in about 1600 CE that the English established contacts with the Mughals when Sir Thomas Roe visited the Mughal court. In 1616 CE, the English were permitted to build a factory at Machlipatam. Aurangzeb died in 1707 CE. 1660 में इंग्लिश ने मछलीपट्टम में भी फैक्ट्री बिल्ड करने की परमिशन ले ली थी, और औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में. मुगल कोर्ट. द मुगल कोर्ट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर. इट वॉज कॉल्ड द दरबार. उस समय में मुगल कोर्ट को दरबार कहा जाता था. दरबार हैड एक्चुअली 2 पार्ट्स. दरबार के 2 पार्ट होते थे, इनर पार्ट और आउटर पार्ट. इनर पार्ट में जो लोग होते थे वो फैमिली मेम्बर्स होते थे, प्राइवेट एडवाइज़र्स होते थे, या फिर उनके फेवरेट नोबल्स होते थे, जो उनके सामंत जो होते थे, सरदार जो होते थे, वो हुआ करते थे. और आउटर कोर्ट में बाकी सभी लोग, अदर नोबल्स, डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्ति, ऑफिसर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, हिस्टोरियंस एंड अदर्स. The Mughal administration. The Mughal administration was a mix of central ideas and Indian tradition. It was a centralized monarchy with the king enjoying the absolute power. जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मुगल्स के टाइम पे सेंट्रलाइज मोनार्की मतलब कि केंद्रीय सत्ता होती थी राजा की. मतलब जो कुछ भी है वो राजा के डिसीजन पे बेस होता था. सबसे बड़ा जो होता था वो राजा ही हुआ करता था. अलग अलग पार्ट्स किए हैं इसके. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. द किंग वॉज द हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हमने पढ़ा सेंट्रलाइज मोनार्की होती थी तो किंग क्या था? उसका हेड हुआ करता था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का.
ही वॉज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, उसको कई लोग असिस्ट करते थे, उसकी सहायता के लिए कई ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे कि वज़ीर हुआ करता था। द मीर बख्शी लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। खाने समन अटेंड द नीड्स ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। द सदर सुदुर kept a record of grants and donation made by kings, जो डोनेशन और अलग अलग डोनेशन जो दिया था उसकी रिकॉर्ड ये रखते थे। काजी हमने पहले भी पढ़ा, चीफ जज हुआ करते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency. The empire was divided into 15 provinces called सूबाज। उनके एम्पायर को कितने प्रोविंसेस में, प्रांतों में बांटा गया, जो कि 15 थे, और उसको क्या कहा जाता था, सूबा कहा जाता। ईच सूबा वॉज गवर्न बाय अ गवर्नर कॉल्ड अ सूबेदार, और उसको जो गवर्न करता था, उस पर जो उस समय जो शासन करता था उसको सूबेदार कहा जाता था। ही सर्व्ड एज ए लिंक बिटवीन हिज प्रोविंस एंड द किंग, ये किंग और प्रोविंस सूबे के बीच का लिंक हुआ करता था। ईच सूबा वॉज डिवाइडेड इंटू सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट, हर सूबे को डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। एंड ईच सरकार इनटू मैनी परगनास, और हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस होते थे जिनको परगनास कहा जाता था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वर टू मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द किंगडम, लैंड एंड ट्रेड। दो मेन सोर्सेज थे, लैंड रेवेन्यू और ट्रेड रेवेन्यू। लैंड वॉज द मेन सोर्स, लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स हुआ करता था उस समय का। अकबर कैरिड आउट अ लॉट ऑफ रिफॉर्म in the land revenue administration. His revenue minister Raja Todermal introduced a land revenue arrangement which came to be known as Todermal's बंदोबस्त। टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट, उसको टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था। अंडर द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द टोडरमल, लैंड वाज मेजर्ड एंड डिवाइडेड इनटू गुड, मिडिल एंड बैड। उनके जो सिस्टम था उसमें उन्होंने क्या किया, लैंड को मेज़र किया जाता था और उनको डिवाइड किया जाता था 3 कैटेगरी में, गुड, मिडिल एंड बैड, और इसी के अकॉर्डिंग उनकी टैक्स जो था, लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया जाता। लैंड रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, लैंड की फर्टिलिटी पे, कि वो गुड है तो उसके हिसाब से उस पर टैक्स, मिडिल है उसमें उसके हिसाब से टैक्स, या फिर बैड है तो उसके हिसाब से टैक्स उस पर लिया जाता था। मनसबदारी सिस्टम, with the help of Mansabdari system, Akbar organized his nobility and gave them military responsibility. मनसबदारी सिस्टम से अकबर ने अपने नोबल्टी मतलब सरदारों को और सामंतों को ऑर्गेनाइज किया और साथ में उन्हें मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। एवरी मनसबदार हेल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक कॉल्ड जट। हर मनसबदार के पास जो होता था मनसब होता था, और उसका मतलब क्या है, मनसब का मतलब क्या, रैंक या फिर पोजीशन, मतलब व्यक्ति को मनसब कहा जाता था, मनसबदार कहा जाता था, और उसके रैंक और पोजीशन उसके बारे में बताया जाता था। द मनसब्स वर डिवाइडेड इनटू जट एंड सवार। मनसब भी 2 पार्ट में बटी हुई होती थी, जट और सवार के रूप में। जट meant the personal salary and सवार meant the number of horsemen he had to maintain। मतलब यूं कहें कि मनसबदार वो व्यक्ति जिसको मनसब दिया जाता था, और मनसब का मतलब कि जिसको रैंक दी जाती थी, या फिर यूं कहें पोजीशन दी जाती थी। अब वो पोजीशन जो थी वो भी, मनसब जो थे वो 2 तरह के होते थे, या तो पोजीशन या रैंक के हिसाब से, या फिर उनको सवार दिए जाते थे, गुड जो कैवलरी कहलाती थी, हॉर्समैन कहलाते थे। द मनसबदार गॉट देयर सैलरीज इन फॉर्म ऑफ द जागीर्स एंड लैंड स्टेट्स। मनसबदार जो हैं वो अपनी सैलरी किस फॉर्म में पाते थे, जागीर्स के रूप में, मतलब लैंड एरियाज़ के रूप में उनको सैलरी मिलती थी। whose revenue was given to them as their salary। उसका जो रेवेन्यू आता था वो उनकी सैलरी हुआ करती थी। however they did not reside in or एडमिनिस्ट्रेटेड देयर जागीर। वो वहाँ रहते नहीं थे, या ज़रूरी नहीं है कि वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर करते थे, उसका संचालन करते थे, या उसका देखा करते थे। ये सारा काम, उन रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम उनके सर्वेंट का हुआ करता था। रेवेन्यू ड्यूरिंग अकबर्स रूल, द रेवेन्यू वर रफली equal to salary of the mansabdars, where during Aurangzeb's reign
द रेवेन्यू यूज टू बी लेसर दैन द ग्रांटेड सम। अभी जैसा हमने पढ़ा कि जो रेवेन्यू होता था वही मनसबदार की सैलरी हुआ करती थी। तो अब अकबर के टाइम तो रफली ये चीज़ मानी जाती थी, लेकिन औरंगजेब की जो के टाइम में रेवेन्यू जो होता था वो उनकी सैलरी से लेसर देन द ग्रांटेड सम, उनकी सैलरी जो मिलती थी उससे लेसर हुआ करता था। देयर वॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। उन्होंने क्या किया, मनसबदार की नंबर्स बढ़ा दिए। इसकी वजह से क्या होता था, मनसबदार को जागीर मिलने में टाइम लगता था। जैसा कि हमने कहा ना, मनसबदार गेट द सैलरी इन द फॉर्म ऑफ जागीर, उनको जागीर के रूप में उनकी सैलरी मिलती थी। अब वो मनसबदार बहुत सारे हो गए तो जागीर उनको काफ़ी टाइम बाद मिलने लगी। दिस फैक्टर क्रिएटेड है शॉर्टेज इन नंबर ऑफ जागीर्स, और इसकी वजह से क्या हो गया, जागीर्स की शॉर्टेज हो गई। सो मैनी जागीरदार ट्राई टू गेन एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड ए जागीर। और इसलिए जो भी जागीरदार जब भी उसको जागीर मिलती थी तो वो ये कोशिश करता था जितना रेवेन्यू हो सके वो उतना रेवेन्यू उसके पीरियड में कलेक्ट कर ले। ड्यू टू दिस प्लीजेंट्री सफ़र्ड अ लॉट, और इसकी वजह से किसानों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा। रीड द चैप्टर स्टूडेंट्स and do the exercise and learn the all question answer. Okay, thank you.